नमस्कार, मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने UGC नेट JRF की सामान्य जानकारी दी थी कि UGC नेट JRF के लिए आवेदन कब और कैसे करें, उसके लिए कौन पात्र हैं और क्या क्या योग्यताएं हैं और परीक्षा पद्धति वर्तमान में क्या है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और UGC नेट JRF के फर्स्ट पेपर पर भी हमने बात की थी, जो कॉमन होता है, सभी विषयों के लिए एक जैसा होता है, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 अंकों का होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। और अब हम UGC नेट JRF हिंदी की बात करेंगे। अगर आप हिंदी विषय से नेट JRF करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को गंभीरता से सुनें, शुरू से अंत तक पूरा देखें। हम 2-3 चरणों में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इससे पहले जो परीक्षा थी उसमें और आज में क्या अंतर है, तुलनात्मक दृष्टि से आपको बताएंगे। फिर हम UGC नेट JRF हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि UGC नेट JRF को आप कैसे क्रैक करें, आप कैसे नेट JRF में सफल हों, क्या रणनीति आपकी हो, इस पर बात करेंगे। तो जो भी परीक्षार्थी चाहे वो MA कर रहे हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपीयरिंग भी UGC नेट का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपने MA कर ली है या MA कर चुके हैं बहुत पहले और नेट JRF की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप गंभीर रूप से जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि UGC नेट JRF परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की। और इस बार 2020 की जो जून-जुलाई में परीक्षा होने वाली थी, वो परीक्षा कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई। अब 13 नवंबर को होने जा रही है। अब हम बात करते हैं कि इससे पहले जो पैटर्न था वो पैटर्न अलग था और अब उसमें काफ़ी अंतर आ गया है। इससे पहले नेट JRF के लिए 3 प्रश्न पत्र हुआ करते थे। फर्स्ट पेपर कॉमन था सभी के लिए, जिसके नंबर अंतिम चयन में नहीं जुड़ते थे, यानी मेरिट में फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना होता था। और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर सब्जेक्ट से संबंधित थे। सेकंड पेपर में आपके विषय के 50 प्रश्न पूछे जाते थे और थर्ड पेपर में भी विषय के 75 प्रश्न पूछे जाते थे। उस आधार पर आपका नेट JRF में चयन होता था, क्वालिफाई होता था, आप पात्र होते थे। लेकिन वर्तमान में परीक्षा पद्धति में बदलाव आया है, उसमें फर्स्ट पेपर के भी अंक जुड़ते हैं। एक ही परीक्षा होती है, प्रश्न पत्र 2 होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य होता सभी विषयों के लिए एक जैसा, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं 100 अंकों का और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम हिंदी विषय की बात करेंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें 200 अंकों का होता है और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। और ध्यान दें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 65% अगर आपके आते हैं तो आप नेट JRF क्वालिफाई कर देते हैं। 2-3 प्रश्न ऊपर नीचे रहती है मेरिट, और 55 के लगभग होते हैं तो आपकी नेट क्वालिफाई होती है। ध्यान ये देना है कि नेट क्वालिफाई करें। आप अगर PhD करना चाहते हैं तो अगर आप JRF करते हैं तो आपको फेलोशिप भी मिलती है। लगभग 40 से 42 हज़ार आपके फेलोशिप पर माह मिलती है और वो समय आपका 3 साल से 5 साल होता है। 1 साल आप और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नेट JRF की तैयारी के वर्तमान परीक्षा पद्धति के संबंध में आपको संक्षेप में बताया। अब हम बात करेंगे नेट JRF के हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय में ध्यान दें, 10 इकाइयाँ होती हैं और कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 अंकों का पेपर होता है। ध्यान देना, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए 10 यूनिट आपको कैसे पढ़नी है, पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, फिर हम बताएंगे कि आप
नेट जेआरएफ में सफल कैसे हो, क्या रणनीति रहेगी, तो आप शुरू से अंत तक इसको देखें, लगातार बने रहें। अगर आप गंभीर रूप से नेट की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, आपने अपना लक्ष्य बनाया है और उच्च शिक्षा में आप आना चाहते हैं, तो आप इसको गंभीरता से सुने। अब हम बात करते हैं हिंदी पाठ्यक्रम की, और हिंदी पाठ्यक्रम में फर्स्ट यूनिट की बात करें। ध्यान देना, इससे पहले के पाठ्यक्रम में हिंदी में भाषा, काव्य शास्त्र और साहित्य का इतिहास ही होता था। उसमें हमारे पास भी जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स आते थे, उनमें सैकड़ों का नेट क्वालिफाई हो गया तैयारी स्कूल व्याख्याता की, क्योंकि स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में साहित्य का इतिहास मुख्य है, और वो पाठ्यक्रम तैयार करते करते उनका नेट एग्जाम देते तो नेट भी क्वालिफाई होता था। ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी जिनका नेट क्वालिफाई हुआ, और ऐसे कई अभ्यर्थी ऐसे जिनका नेट जेआरएफ ही हुआ। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि वर्तमान में जो हिंदी विषय से अगर आप नेट करना चाहते हैं तो आपकी 3 यूनिट है, कॉमन है। एक आपके भाषा का इतिहास से संबंधित है, सेकेंड यूनिट आपकी साहित्य इतिहास से संबंधित है, जिसमें गद्य विधाएं भी ले ली है, यानी साहित्य इतिहास की मात्र 1 यूनिट है। और तृतीय यूनिट जो है, तृतीय इकाई है, वो काव्य शास्त्र से संबंधित है, और चतुर्थ इकाई है वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। ये 4 इकाइयां कॉमन है। फिर 5 से 10 तक जो इकाइयां हैं वो विशेष रचनाकारों और विशेष रचनाओं को लेकर है, उनको कैसे तैयार करना है। लेकिन ध्यान ये देना, 5 से लेकर 10 इकाई तक है जो काव्य और गद्य पर केंद्रित है, यानी आपको इकाई 5 से इकाई 10 तक जिन विशेष रचनाकारों को, उनकी रचनाओं को पढ़ना है, उसके लिए भी आपका अगर साहित्य का इतिहास साउंड होगा तो आप सामान्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो ध्यान दें, हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी भाषा और उसका विकास की, जो फर्स्ट यूनिट है हिंदी विषय में। इसके लिए आपको भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए। भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, फिर हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, फिर हिंदी बोलियों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, बोलियों का सामान्य परिचय, और फिर बाद में हिंदी के संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आपको पहली यूनिट तैयार करने के लिए आप पुस्तक सूची हम दे रहे हैं, इसका आप जो है ध्यान दें। अगर आपके पास पेन और डायरी हो तो उसे अंकित भी कर दें, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको भाषा के लिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान लेना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान, भाषा थोड़ी कठिन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान। और उसके बाद में आप डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी भाषा का इतिहास भी लें। हिंदी भाषा का इतिहास भी महत्वपूर्ण रचना है। साथ में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास, वह रचना भी आप ले सकते हैं। फिर है डॉक्टर हरदेव बहारी, जिनकी रचना का नाम है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में आपके हिंदी की बोलियों से संबंधित और हिंदी के संवैधानिक जो प्रावधान उससे संबंधित आपको अच्छा मैटर इसमें मिलेगा। तो इस तरह से पहले यूनिट के लिए 3 आपको पुस्तकें लिखाई, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी भाषा का इतिहास और डॉक्टर हरदेव बहारी का हिंदी भाषा, और साथ में परमानंद श्रीवास्तव द्वारा संपादित हिंदी भाषा और साहित्य एक समग्र अध्ययन, इसका भी अध्ययन करें, क्योंकि ये बहुत विस्तृत रचना है। जवाहर प्रकाशन से प्रकाशित है, 1400-1500 पेज में लिखी गई है। पूरा व्यवस्थित रूप से इसमें भाषा और साहित्य दोनों के संबंध में दिया गया है। तो प्रथम इकाई के लिए आप इन पुस्तकों का चयन करते हुए आप अच्छी तैयारी करें, स्वयं के नोट्स बनाएं। फिर बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास की। हिंदी साहित्य का इतिहास और साथ में गद्य विधाएं भी है। आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का काव्य और गद्य विधाएं, सभी के लिए 1 यूनिट है, सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में ही आपका एक पार्ट तैयार करना। लेकिन ध्यान देना, पीछे का जो आपका साहित्य है, आपके 5वीं से लेकर 10वीं इकाई तक जो है वो पूरा उसका सामान्य जो परिचय है वो साहित्य के इतिहास से आपका कवर हो जाएगा। इसलिए सेकेंड यूनिट आपकी बहुत साउंड होनी चाहिए। सेकेंड यूनिट को कैसे कवर करें इसके लिए ध्यान देना। सबसे पहले आप लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास
थोड़ा क्लिष्ट है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। ध्यान ये देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये दोनों साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक काल में इन पुस्तकों से आपको नहीं मिलेगा। वैसे आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी 1929 और 1940 में संशोधित रूप में आया और उसमें छायावाद की पृष्ठभूमि बनी थी। उसके बाद का साहित्य छायावाद की भी पूरी समीक्षा नहीं हो पाई थी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में आया था। तो आपको रीति काल तक के लिए ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास लें, आधुनिक काल के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित इतिहास अपडेट है, 2009 तक इसमें अपडेट है, संशोधित किया गया है और यह आधुनिक काल के लिए अति महत्वपूर्ण है। चौथी यूनिट की जो वैचारिक पृष्ठभूमि, उसमें भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे और गद्य विधाओं के लिए भी आपको इसमें टॉपिक्स मिलेंगे और साहित्य इतिहास पूरा आधुनिक काल का अच्छा कवर करता है। फिर आप डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका भी आप अध्ययन करें। और इन प्रमुख रचनाओं के साथ आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत और रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य संवेदना, इस तरह से और जो मुख्य रचनाएं हैं, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित साहित्य कोश, नामवाची शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली 2 भागों में है। इन सभी का अध्ययन करते हुए मैंने स्वयं ने हिंदी साहित्य इतिहास को सार गर्भित रूप में संजोने का काम किया है। तो हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास, इसमें तमाम साहित्य इतिहासकारों की रचनाओं के संबंध में की गई टिप्पणियां संकलित की गई है। तो हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास यह भी आप जरूर पढ़ें। और साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ गद्य विधाएं भी है। गद्य विधाओं के लिए पर्टिकुलर आपको देखना है डॉक्टर गोपाल राय का उपन्यास साहित्य का इतिहास और कहानी साहित्य का इतिहास, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही हिंदी का गद्य साहित्य में आपके रामचंद्र तिवारी की हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, आपका रामचंद्र तिवारी हिंदी का गद्य साहित्य रचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गद्य विधाओं में इसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी और अन्य कथ्यतर विधाओं के बारे में विस्तार से दिया गया है। इनका आप जरूर अध्ययन करें। इस तरह से आप हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छी तरह से तैयार करें। और आप पहली बार तैयारी करने लगे हैं या आपने एमए की और शुरुआत करने जा रहे हैं, वैसे बीए एमए में साहित्य इतिहास पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत के लिए आप हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो एनसीईआरटी का है वो पढ़ सकते हैं, या 11th-12th के आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पढ़ सकते हैं, जिसे विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से भी प्रकाशित करवाया है। इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट साहित्य शास्त्र से संबंधित है, जिसे हम काव्य शास्त्र भी कहते हैं। साहित्य शास्त्र के लिए आपके सामने पुस्तक सूची है, इनका आप जो है चयन करें। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का भारतीय काव्य शास्त्र के लिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र का जो ग्रंथ है अति महत्वपूर्ण है काव्य शास्त्र की दृष्टि से। जो भारतीय काव्य शास्त्र में जो संप्रदाय पढ़े जाते हैं इसमें अच्छी तरह से दिए गए हैं। फिर डॉक्टर उषा शुक्ल का भारतीय काव्य शास्त्र जो भोपाल से प्रकाशित है, ये रचना भी महत्वपूर्ण है, सरल भाषा में दिया गया है। फिर है डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा का पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा का ग्रंथ महत्वपूर्ण है। फिर है डॉक्टर चौधरी एवं गुप्त का भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक विवेचन। ये ऐसी रचना है जिसमें दोनों के बारे में दिया गया है। इनके अलावा आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्यिक निबंध संबंधी एक ग्रंथ है, वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संबंध में काफी मैटर दिया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास के जो रचनाकार है उनके संबंध में भी दिया गया है। तो इस तरह से आप साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र वाला टॉपिक जो है तैयार करें। और फिर हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, जो वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक रचना नहीं है, लेकिन ये भी कॉमन है।
डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास का आधुनिक काल, जिसकी पृष्ठभूमि में आपको काफी टॉपिक्स मिल जाएंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक रचना गांधी अंबेडकर लोहिया, क्योंकि इसमें आपके गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन है, तो इसके लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना महत्वपूर्ण है। और फिर आधुनिक काल में नई समीक्षा के बाद जो मार्क्सवादी आलोचना है उसे आप जरूर पढ़ें मार्क्सवाद के संबंध में। फिर मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकता, अस्मितामूलक विमर्श, ये टॉपिक जो है आपको वही डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में मिल जाएंगे। और फिर जो नए विमर्श है, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, इनकी भी समीक्षाएं पढ़ें। इनके संबंध में भी आधुनिक काल में जो लिखे गए इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास, इनके संबंध में सामान्य जानकारी दी गई है। तो इस तरह से आप 4th यूनिट भी तैयार करें। अब यहाँ तक जो आपके 1 से लेकर 4 इकाइयां थी वो कॉमन थी, लेकिन अब आगे जैसे आप बढ़ेंगे आपके यूनिट 5 से लेकर के 10 तक ये आपके विशेष हैं। अब आप बात करते हैं 5वीं यूनिट की बात करें तो हिंदी कविता। हिंदी कविता में 10 कवि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के हैं और 12 कवि आधुनिक काल के, जिनकी कुछ कवियों के एक कविता, कुछ की 3-4 भी है। तो इस तरह से आपको हिंदी कविता में कवियों को तैयार करना है, 22 कवियों को, उनकी पर्टिकुलर रचनाएं। फिर 6ठी यूनिट हिंदी उपन्यास से संबंधित। हिंदी उपन्यास में कुल 13 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में हैं। 7वीं यूनिट है हिंदी कहानी से संबंधित, इसमें 17 लेखकों की 21 कहानियां हैं। 8वीं यूनिट नाटक से संबंधित है, इसमें नाटक में 10 लेखकों के 14 नाटक है। भारतेंदु जी के, मोहन राकेश के 2-2 नाटक है। और हिंदी निबंध की बात करें जो 9th यूनिट है, 9वीं इकाई है, इसमें 10 लेखकों के 11 निबंध है। और 10th यूनिट है, इसमें अन्य विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण या अन्य जो विधाएं हैं, शेष रही विधाएं, वे आपके इसके अंदर जो है पढ़ी जाती है। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि इकाई 1 से 4 तक आपको पुस्तक सूची दी है, उसे पढ़ें। इसके लिए कोई गाइड नहीं है, किसी गाइड को देखने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक पढ़ेंगे तो ये आपका अच्छा होगा। ध्यान देना, आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते समय अच्छी तैयारी करते हैं तो आगे जो उच्च शिक्षा में आप जहां भी जाएंगे, चाहे वो कॉलेज शिक्षा हो या किसी विश्वविद्यालय में, तो आप अच्छी तरह से परीक्षा दे पाएंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे तो आपका वहां चयन होगा। तो इस तरह से आप इन 10 इकाइयों को तैयार करें। ध्यान देना, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इकाई के लिए पर्टिकुलर जो रचनाकार है उनकी रचनाएं आपको लेनी चाहिए। जिन्होंने अभी एमए किया, एमए कर चुके हैं और उनको नेट की तैयारी करनी है तो अभी से मानस बनाएं। वो पूरी तरह से इकाई 5 से लेकर के 10 के बीच में जो भी रचनाकार है उनकी पर्टिकुलर रचनाएं पढ़ें, क्योंकि ये उतना कठिन नहीं है। कविता के संबंध में आप उसकी व्याख्याएं पढ़ें और बाकी उपन्यास, इनका रिव्यू पढ़ें। कहानी है, कहानियां जो भी है, हमेशा की कहानी पढ़ेंगे तो 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको लगेगा। उसी तरह नाटक है, नाटक को अच्छी तरह से देखें, समझें। निबंध और अन्य विधाएं हैं, इन्हें भी पढ़ें। आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में ही मजा आएगा और इस तरह से आपका ये पार्ट जो है नेट जेआरएफ का हिंदी पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार होगा। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में हिंदी विषय से कैसे सफलता प्राप्त हो, या कॉमन बात करें तो किसी भी विषय में कैसे सफलता प्राप्त हो। उसके लिए आपकी रणनीति होनी चाहिए। रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले है कि आप अपना लक्ष्य बनाएं कि मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ करना है। अगर आप नेट ही होते हैं तो पात्र तो माने जाएंगे, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में आपको सहायक आचार्य के लिए पात्र माना जाएगा। लेकिन आप जेआरएफ होते हैं तो आपको यूजीसी फेलोशिप भी देती है, आपका काम काफी सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। यूजीसी नेट जेआरएफ करके आप उच्च शिक्षा में आते हैं तो उच्च शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको आकर के बीए एमए के विद्यार्थियों से सीधा रूबरू होना होता है। और बीए एमए करने के बाद में जो विद्यार्थी होते हैं अपने करियर को चुनते हैं तो ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मंच आपको मिलता है। एक सम्मानजनक पद है, यूजीसी का वेतनमान है, तो निश्चित रूप से यह आकर्षक है। ऐसी स्थिति में आप अपना लक्ष्य बनाएं। अगर आपने
किसी उच्च शिक्षा में जाने के लिए, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जाने के लिए अपने माइंड को सेटअप किया है, तो आप माइंड को सेटअप करने के बाद में, लक्ष्य बनाने के बाद में क्या करें? मेरा मानना है कि सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को डाउनलोड करें। यानी आप लक्ष्य बना चुके हैं कि मुझे नेट जीआरएफ करना है, नेट जीआरएफ करने के बाद में मुझे उच्च शिक्षा में जाना है, तो आप सबसे पहले पाठ्यक्रम डाउनलोड करें, पाठ्यक्रम निकालें, पाठ्यक्रम को देखें, समझें, एक बार नहीं बार बार उसको देखें कि पाठ्यक्रम क्या है। और जैसे हमने हिंदी पाठ्यक्रम की चर्चा की आपके सामने कि हिंदी पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट जीआरएफ में 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट को कैसे पढ़ना है? शुरू की 4 यूनिट है वो सामान्य हैं, और बाद में आपके 5वीं से लेकर 10वीं यूनिट तक है वो विशेष से विशेष रचनाकारों की विशेष रचनाएं पढ़नी है। उनके लिए आपको बताया कि किस तरह से आपको अध्ययन करना है। काव्य है तो उसकी व्याख्याएं पढ़नी है, और गद्य है तो गद्य में उपन्यास या नाटक है उनकी रिव्यू पढ़ें, मूल भी देखें, और कहानियां हैं मूल पढ़ें। तो इस तरह से तमाम विधाओं को आप पढ़ करके बेसिक तैयार करें। तो सबसे पहले हमने बताया है कि इसको क्रैक कैसे करें नेट जीआरएफ को। सबसे पहले लक्ष्य बनाएं, फिर आप पाठ्यक्रम को अपने सामने रखें, पाठ्यक्रम को समझें किस तरह का पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के बाद में आप पुराने प्रश्न पत्र देखें। अभी नए पैटर्न में 2-3 परीक्षाएं हो चुकी, 18 से ये परीक्षाएं हो रही है। तो यूजीसी नेट की जो परीक्षा नए पैटर्न के आधार पर हुई है, आप उन प्रश्न पत्रों को देखें, प्रश्न पत्रों को समझें, उनका स्वरूप कैसा है, पृष्ठभूमि कैसी है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्न पत्रों को समझने के साथ साथ आप जो है, आपको जो पुस्तक सूची दी गई है या 10 इकाइयों के बारे में कहा गया है, इनको आप पढ़ें और अपनी समझ विकसित करें। स्वयं के नोट्स बनाएं। स्वयं के नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, विषय वस्तु की समझ आप में विकसित होगी, और अंतिम समय तक पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि प्रोफेसर आप में से ही बनते हैं, हम में से ही बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव बनकर के अंतिम समय तक तैयारी जारी रखें। और आप परीक्षा के नज़दीक जब आते हैं तो आपके स्वयं के जो नोट्स है उनका बार बार रिवीजन करें। किसी तरह से गाइड पर विश्वास नहीं करें, बार बार उनका रिवीजन करें, और इस तरह से आप हिंदी में नेट जीआरएफ हो सकते हैं और उच्च शिक्षा की और आप कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उच्च शिक्षा में आने के बाद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें अकादमिक स्तर पर और शोध कार्य के स्तर पर भी आप अपना नाम कमा सकते हैं। और आगामी जो यूजीसी नेट जीआरएफ 13 नवंबर को होने जा रही है, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप मूल पुस्तकों को पढ़ चुके हैं, आप जो अध्ययन करना था वो कर चुके हैं। अब इन दिनों में जो आपके 2 सप्ताह लगभग रहे हैं, इन दिनों में आप अपने स्वयं के जो नोट्स बनाए हुए हैं उनका बार बार रिवीजन करें और प्रश्न पत्रों को मिलाएं, आप अभ्यास करें। क्योंकि हम करते बार बार पढ़ते तो रहते हैं लेकिन हम अभ्यास नहीं करते, ऐसी स्थिति में हम सफल नहीं हो पाते। ध्यान दें, जब भी आप अध्ययन करें तो आप 1-2 दिन में या 1 सप्ताह में आप अभ्यास जरूर करें प्रश्न मिलाने का, क्योंकि प्रश्न मिलाने का अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ तक पहुँचे। मात्र पढ़ते रहना ही ठीक नहीं है, एक रणनीति के तहत पढ़ना जरूरी होता है। तो अंतिम समय में आप जो आपके नोट्स है उनका बार बार रिवीजन करें और पॉजिटिव बने रहें परीक्षा तक। और परीक्षा भवन में जाएं तो वहाँ भी सकारात्मक रूप से आप प्रश्न पत्र को हल करें। जो आपको लग रहा है कि ये प्रश्न इसका उत्तर ये हो सकता है तो आप उसको सही करें। क्योंकि वहाँ कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रश्न मिलाना शुरू किया और पहले दूसरे प्रश्न में आपका उत्तर ठीक नहीं बैठ रहा है तो आप घबरा जाते हैं, आप तनाव में आ जाते हैं। इस तरह से तनाव में नहीं आना है, क्योंकि 100 में से 100 अंक आपको लाने नहीं है, न आते हैं। इस तरह से किसी प्रकार के तनाव में नहीं आए। आपको हो सकता है 2-4 प्रश्न लगातार आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हो, तो ऐसी स्थिति में आप तनाव में नहीं आए, पैसेंस बनाए रखें। आप प्रश्न पत्र को आगे सोल्व करते रहें, क्योंकि 2-3 हो सकता नहीं आए, आगे वाले प्रश्न आपको आ रहे हो तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे तो बाकी वाला पूरा पेपर आपका अच्छा होगा। और ध्यान ये देना है कि यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्जाम में कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप फर्स्ट राउंड में जो आपको आ रहे हैं वे पूरे करें। सेकंड राउंड में आपका जो सेकंड राउंड होगा उसमें आपको लग रहा है, कई बार ऐसा होता है कि 2 डाउट में लग रहा है, आपको जो पहले लग रहा है उसको आपको अटेंड करना चाहिए। तो इस तरह से आप परीक्षा भवन में
एग्जाम हॉल में आप पॉजिटिव रह करके एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो उसमें भी आपके चयन के जो है चयन के आसार बनते हैं, यानी चयन होने की संभावनाएं रहती है। कई बार तनाव में आकर के हम 5-7 प्रश्न जो है आते हुए भी गलत कर देते हैं, वो स्थिति कम से कम नहीं बने। तो पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, आप नेट जीआरएफ करें और उच्च शिक्षा में आप अपना जो है कदम रखें। आपको आज का ये वीडियो हिंदी विषय से संबंधित अगर अच्छा लगा हो तो उसे शेयर और लाइक जरूर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर BL धंदे हिंदी से पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में एक और बात कहना चाहूँगा कि UGC के 2018 के रेगुलेशन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, और उच्च शिक्षा में महाविद्यालय में जब भर्ती आती है तो वहाँ क्या नियम होते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग नियम होते हैं। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था ये मात्र UGC नेट जीआरएफ तक था। सहायक आचार्य की भर्ती के लिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है, वहाँ का पाठ्यक्रम क्या है, लगभग यही पाठ्यक्रम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो उस पर अलग से हम रणनीति जो है आपके बीच साझा करेंगे। धन्यवाद।